आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। मतलब कि जब हमें रूल्स देखने होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, तो उस केस में आपके अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करके चलता है और फिर हर तीनों पार्ट के उसने एक एक अपने को रूल बताए हुए हैं। तो मोटे मोटे आपके पास कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं टोटल। इन 3 पार्ट्स के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया। पहला पार्ट कहा गया क्या, पर्सनल। पहला पार्ट क्या कहा गया आपको, पर्सनल अकाउंट। और दूसरा पार्ट क्या कहा गया आपको, इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंदर क्या आएंगे, तो इम्पर्सनल अकाउंट्स को फिर फर्दर 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। पहला पार्ट आपका आता है रियल अकाउंट और दूसरा पार्ट क्या आता है आपका, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है जी। तो मोटे मोटे आपको 3 यहां पे अकाउंट बताए गए हैं। पहला बता दिया गया पर्सनल, दूसरा बता दिया गया रियल और तीसरा बता दिया गया नॉमिनल अकाउंट। बट अगर पहले आप प्रीवियसली जाके देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पे 2 ही है, एक पर्सनल है एक इम्पर्सनल है। लेकिन इम्पर्सनल को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, रियल और नॉमिनल। ठीक है। क्या इसके अंदर और भी कोई डिवीजन है, बिल्कुल डिवीजन है। जो आपका पर्सनल है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो आपका रियल है ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और नॉमिनल के अंदर कोई पार्ट नहीं है, ये अपने आप में एक अकाउंट है। ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसके जब आगे जाएंगे तो और भी निकलेगा, लेकिन हम इसको 3 ही पार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में ये जो 3 पर्सनल अकाउंट है इसके अलग से कोई रूल नहीं दिया गया, पूरे पर्सनल अकाउंट का एक रूल दे दिया गया है। मतलब कि जो रूल पर्सनल अकाउंट पे लगेगा वो इन तीनों पर्सनल अकाउंट पे लगेगा साथ में। ऐसे ही बात करें कि इम्पर्सनल का कोई रूल है क्या, नहीं, इम्पर्सनल का कोई रूल नहीं है। उन्होंने किसका रूल दिया, रियल अकाउंट का रूल दिया। रियल अकाउंट का जो रूल दिया वो दोनों टाइप के रियल अकाउंट पे भी अप्लाई होता है और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल दिया वो नॉमिनल अकाउंट के ऊपर अप्लाई होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 आपको रूल्स दिए गए हैं। तो रूल्स के बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो 3 पार्ट में है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बट अगर पूरे स्कैटर मैनर में देखेंगे तो भैया क्लासिफिकेशन 2 पार्ट में की जाती है, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल को फर्दर 3 पार्ट में और क्लासिफाई किया जाता है, वो हम आगे देख लेंगे। इम्पर्सनल को 2 पार्ट में किया जाता है, रियल, नॉमिनल। रियल को फर्दर 2 पार्ट में और क्लासिफाई किया जाएगा और नॉमिनल को भी कोई, नॉमिनल की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट अकाउंट है। ठीक है। चलिए, तो अब इसमें से हम 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट आपको नाम से पता लग रहा है, कोई जो पर्सनल अकाउंट है बेसिकली आप इसको कह सकते हो अकाउंट्स का समुद्र। अकाउंट का समुद्र किस तरीके से कि जो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर चीजें आती हैं वो तो आती हैं, वो तो एक बात हो गई। इसके अलावा जो भी आपके ऐसे अकाउंट होंगे, जब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम कहेंगे कि ये वो कुछ चीजें हैं जो रियल अकाउंट में नहीं आएगी। रियल में नहीं आएगी तो कहां जाएगी, वो जाएगी पर्सनल अकाउंट में। कुछ एक चीज हम बोलेंगे कि ऐसी वाली चीज जो है वो नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगी। नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगी तो कहां जाएगी, पर्सनल अकाउंट में। क्यों जाएगी, वो विद रीजन हम आगे समझेंगे जब हम रियल नॉमिनल को बात करेंगे। बट पर्सनल अकाउंट को इसलिए एक समुद्र कहा जाता है क्योंकि ये बहुत वाइड इसका स्कोप है। इसके अंदर काफी अकाउंट्स जो है वो कवर होते हैं। जो पर्सनल नेचर के हैं वो तो होते ही होते हैं, उसके अलावा रियल और नॉमिनल वाले भी यहां पे डूब जाते हैं। उसकी बात हम लेटर ऑन कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट नाम से क्या पता लग रहा है, किसी भी व्यक्ति का जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट है। मतलब कि अकाउंट जो किसी न किसी इंडिविजुअल को रिलेट करे या किसी फर्म को रिलेट करे या किसी कंपनी को रिलेट करे या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिलेट करे, वो हमारा क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। इंडिविजुअल का एग्जांपल क्या हो जाएगा सर, जैसे कि आपका मोहन का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, कृष्ण का अकाउंट है, ये सारे आपके क्या हैं, इंडिविजुअल के अकाउंट। फर्म या कंपनी के अंदर क्या आ जाएंगे, जैसे कि अकाउंट हो गया कोई डीसीएम लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, एक्सवाईजी लिमिटेड। या फिर इंस्टीट्यूशन में क्या आ जाएगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का अकाउंट है आपका। बैंक का अकाउंट है तो बैंक अकाउंट क्या है, जैसे बैंक अकाउंट का मतलब क्या हुआ, एचडीएफसी अकाउंट। तो एचडीएफसी अकाउंट क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशन है तो वो भी किसमें कवर होगा, आपका पर्सनल के अंदर। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट भी क्या है, किसी व्यक्ति का है, जैसे कि राम का कैपिटल अकाउंट, श्याम का कैपिटल अकाउंट, मोहन का कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट ये भी उसी व्यक्ति का है जो प्रोप्राइटर है हमारा, और प्रोप्राइटर क्या है, एक हमारा व्यक्ति है। प्रोप्राइटर का नाम राम, श्याम, मोहन, गणेश कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कोई भी आपके इन 4 कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हो। इंडिविजुअल तो सीधा सीधा नाम दिख गया। फर्म या कंपनी, जब वही इंडिविजुअल किसी अपने फर्म या कंपनी के नाम से इनकॉर्पोरेट करके काम करता है, कोई भी एक्सवाईजी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, लिमिटेड हो, वो सारी पर्सनल अकाउंट है। और इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आपका मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, आपके यहाँ पे कोई बैंक्स वगैरह हो गए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, ये सारे क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं। आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो भी क्या है, इंस्टीट्यूशंस है। तो वो सारी की सारी कहां पे आ जाएंगी, आपकी पर्सनल अकाउंट के अंदर ही कवर होते हैं। और प्रोप्राइटर का जो कैपिटल या ड्राइंग है वो भी आपका पर्सनल अकाउंट में ही आता है।
ठीक है, ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, जो भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती हैं वो सारी चीजें यहां आ जाती हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, अब अगर इसके रूल की बात करें तो रूल क्या है, रूल से पहले देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि पर्सनल अकाउंट में बेसिकली हमें क्या डिटरमाइन करना है कि किसी भी व्यक्ति से क्या पैसे लेने हैं और क्या व्यक्ति को पैसे देने हैं। मतलब कि अगर आपके साथ बिजनेस में आपको 100 लोगों से काम पड़ता है, 100 लोगों से लेना देना लगा रहता है, तो आपको अंततः क्या चाहिए, एट लास्ट आपको क्या चाहिए कि 100 में से सपोज कीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर राम। मिस्टर राम से आप डेली 50 ट्रांजैक्शंस करते हो, साल में पता नहीं कितने ट्रांजैक्शन कर लेते होगे, लेकिन साल के अंत में अगर वो 31 मार्च में आपसे पूछता है कि भैया बताओ राम से आपको कितने पैसे लेने हैं या फिर राम को आपको कितने पैसे देने हैं, दोनों सिचुएशन हो सकती है, तो वो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको पता लगेगा जब आप पर्सनल अकाउंट की अकाउंटिंग करके चलोगे और इसके रूल को फॉलो करके चलोगे। मतलब कि किसी भी पर्सन से हमें क्या पैसे लेना है एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन या फिर एट द एंड ऑफ एनी पीरियड, कोई मंथली बेसिस पे जानना चाहे, कोई क्वार्टरली जाना चाहे, कोई साल के अंत में जानना चाहे, बट एट लास्ट आपको किसी भी पोजीशन पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पता होना जरूरी होता है कि इस व्यक्ति से मुझे इतने पैसे लेने हैं या फिर इस व्यक्ति को मुझे इतने पैसे देने हैं। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, जब हम पर्सनल अकाउंट की अकाउंटिंग करके चलेंगे बाय कीपिंग इन माइंड दी रूल्स गिवन हियर, जो भी रूल्स यहां पे हमें दिया हुआ है, तो हम ये बता पाएंगे कि किसी से हमें कितने पैसे लेने हैं या फिर किसी को कितने पैसे अपने को देने हैं। तो ये इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है किसका, पर्सनल अकाउंट का, कि आपको इस लायक बना दे कि आपको ये पता लग सके कि किससे आपको कितने पैसे लेने हैं और किस व्यक्ति को कितने पैसे देने हैं। ठीक है सर, रूल क्या है, तो इस अकाउंट्स को जो हमें पर्सनल अकाउंट के अंदर हमें रूल अप्लाई करनी है, उसका सिंपल रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब कि जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं उसको डेबिट कर दो और जिसको हमें पैसे देने हैं उसको क्रेडिट कर दो। मतलब जिस व्यक्ति से, रिसीवर को डेबिट करना है, जो व्यक्ति से पैसा मिलना है उसको डेबिट करना है और जिस व्यक्ति को पैसा देना है उसको हमें क्रेडिट कर देना है। इसको दूसरे वर्ड में ऐसा समझा जा सकता है कि भैया जिस पैसे से, जिस व्यक्ति से कुछ भी रिसीव होना है, जिस व्यक्ति से कुछ भी रिसीव होना है, जिस भी पर्सन के अकाउंट से कुछ भी रिसीव होना है उसको हम करते हैं क्या, डेबिट। और जिस भी व्यक्ति को अपने को कुछ देना है, कुछ भी उसको पेमेंट देनी है, कुछ भी उसको चुकाना है अपने को, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सिंपल सा रूल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे, पर्सनल अकाउंट का आपका काम सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है, बात आती है क्लासिफिकेशन की कि पर्सनल अकाउंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया, इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब पहला जो नेचुरल और आर्टिफिशियल है, इसकी चर्चा तो आपने ऊपर कर ली। जैसे कि अगर आप बात करें कि जो मिस्टर राम का अकाउंट है, तो मिस्टर राम क्या है, एक अपने आप में एक पर्सन है या फिर ये आर्टिफिशियल है, एक जीवित नागरिक है, जीवित व्यक्ति है जिसका आप अकाउंट बना रहे हो, या फिर ऐसी हवा में हम इसको पर्सनल कह रहे हैं, नहीं, ये एक जीवित व्यक्ति है। तो ये एक नेचुरली पर्सन है, नेचुरली पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है, एक व्यक्ति है, राम नाम का एक मनुष्य जिससे हमें कुछ पैसे लेने, कुछ पैसे देने हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं XYZ लिमिटेड, अब ये एक कंपनी है, तो ये कंपनी क्या जीवित है, कंपनी क्या आप देख सकते हो, नहीं, आप देखते हो क्या हो, कंपनी की बिल्डिंग, और इस कंपनी को कोई रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेट्स से मिस्टर एक्स, जो कि इस कंपनी का क्या होगा, डायरेक्टर होगा। जो भी आप लेन देन करते हो वो किससे करते हो, मिस्टर एक्स से करते हो। किसके बिहाफ पे, XYZ लिमिटेड के बिहाफ पे। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसके बिहाफ पे मिस्टर एक्स जो है वो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है या मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। आप सारी डीलिंग इस पर्सन से करते हो। हम कह रहे हैं XYZ लिमिटेड भी एक पर्सन अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन क्या ये अपने आप में एक कोई पर्सन है, नहीं, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कि हमारी कंट्री में अलग अलग लॉज के अंदर इसको एक पर्सन की भूमिका दे दी है, बट एक्चुअल में ये पर्सन नहीं है। जैसे कि आप बात करो रोबोट, रोबोट एक इंसान नहीं है बट एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है, एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है। तो वैसे XYZ लिमिटेड भी जो है वो एक व्यक्ति नहीं है, एक इंसान नहीं है, बट आर्टिफिशियल रूप में हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा पर्सन ही है। इससे भी हमें लेन देन करनी पड़ती है, इसको भी पैसा लेना देना पड़ता है। अंततः हमें जानना पड़ेगा कि इससे कुल मिला के कितने पैसे लेने हैं या कुल मिला के कितने पैसे देने हैं। तो हमने जो ऊपर बात करी कि किसी भी फर्म की बात करें, अगर किसी भी कंपनी की बात करें और किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करें अगर, तो वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, किसी भी फर्म, कंपनी या इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और उससे पहले हमने किसी इंडिविजुअल की बात की थी जो पहली कैटेगरी थी, तो वो इंडिविजुअल जो है वो आपका क्या है, नेचुरल
पर्सनल अकाउंट। ये दो बात आपको अच्छे समझ में आती है। आइए फटाफट इन दो चीजों को पहले कवर करते हैं। तो नेचुरल पर्सन अकाउंट में क्या कह रहा है, अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्संस, किसी भी नेचुरल पर्सन के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग का, कोई भी जीवित व्यक्ति है उसका अकाउंट अगर बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे कि राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, सीमा का अकाउंट, निर्मला का अकाउंट, इस टाइप के। प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी क्या है, किसी व्यक्ति का अकाउंट है। प्रोप्राइटर्स ड्राइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट का मतलब क्या होता है कि मिस्टर राम का अकाउंट हमने बनाया और मिस्टर राम क्या है, हमारा डेटर है। अब इससे मिस्टर राम से अपने को पैसे लेने हैं, तो जिससे पैसे लेने हैं वो मिस्टर राम है, तो डेटर अकाउंट भी क्या होगा आपका, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ऐसी क्रेडिटर अकाउंट, किसी को हमें पैसे देने हैं तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। राम के बदले श्याम हो सकता है जिसको पैसे आपको लौटाने हैं, तो ये भी अपने नाम से ही काम कर रहे हैं, ये भी एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो इसका अकाउंट भी किस में आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में ही आता है। नाउ अब आर्टिफिशियल में कौन होंगे, वो अकाउंट जो हम पर्सनल तो कहते हैं लेकिन उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक जीवित व्यक्ति नहीं है, वो एक जीवित व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो पर्सनल अकाउंट की तरीके से ही काम करते हैं। जैसे कि किसी भी फर्म का अकाउंट हो गया, किसी भी लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हो गया, किसी भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो गया, या फिर किसी भी बैंक का अकाउंट हो गया। बैंक जो है हमारा वो इंस्टीट्यूशन के अंदर ही कवर हो जाता है। एग्जाम्पल कैसे कैसे हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे कि आपको कोई क्लब्स है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंक है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसको कि हम पर्सनल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। हम कहते हैं भैया किससे काम करते हो, हम XYZ लिमिटेड से काम करते हैं। ठीक है जी, किससे पैसा लेना देना है आपको, आपको लेना है HDFC बैंक से पैसा लेना देना। तो ये HDFC बैंक भी क्या है, एक प्रकार का व्यक्ति के रूप में काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये व्यक्ति नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। एक्चुअल में पर्सन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियली इसको पर्सनल के रूप में हमें देखना पड़ता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस को करते वक्त। ठीक है, नाउ थर्ड एंड वेरी यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट आता है। इसके अंदर क्या बात करते हैं, इसके में बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब जो एक्चुअल में पर्सनल नहीं है बट वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी व्यक्ति को। एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे कि जब हम बात करेंगे सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये एक एक्सपेंस का अकाउंट है, ये जाता है नॉमिनल के अंदर, वो हम समझेंगे आगे चल के। मतलब कोई भी एक्सपेंस जो है, कोई भी जो एक्सपेंस का अकाउंट है वो किस में जाएगा, वो आपका जाएगा नॉमिनल के अंदर। बट ये एक्सपेंस से पहले कुछ लिख दोगे या बाद में कुछ लिख दोगे तो ये कहां आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। जैसे कि आपने लिखा सैलरी अकाउंट तो वो आपका एक्सपेंस में है, बट अगर आप लिखते हो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आप सपोज 5 लाख रुपए लिख रहे हो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, मतलब ये 5 लाख रुपए में हो सकता है कुछ 20 लोग ऐसे होंगे जिनका ये उधार है जिसको कि कंपनी को चुकाना है, उसको आप बोल रहे हो सैलरी आउटस्टैंडिंग। मतलब इन्होंने काम तो कर लिया लेकिन आपने इसके पैसे नहीं दिए हैं। तो ये 5 लाख रुपए जो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, इसके अंदर ये 20 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और कह रहा है कि इन 20 लोगों का पैसा है जो कि आपको लौटाना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आपने पैसे दे दिए, अब किसी व्यक्ति से कोई हिसाब नहीं रखना, उसने 1 महीना काम किया, आपने सैलरी दी, बात खत्म हो गई। तो उस केस में आपको क्या किसी से पैसा लेना देना निकालना है क्या, आपको एक पीरियड के बाद कोई बोलेगा कि बताओ कितनी सैलरी देनी है, तो 0, क्योंकि सैलरी जितनी देनी थी वो आप दे चुके हो। आपको दिक्कत कहां आएगी, जब आपसे पूछा जाए कितनी सैलरी देनी बाकी है, मतलब कितनी सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आप बताओगे 5 लाख रुपए, अब आपसे पूछा जाएगा बताओ इस 5 लाख में कितने लोग हैं जिनकी सैलरी देनी है, तो आपको उसकी लिस्ट निकाल के देनी पड़ेगी। मतलब कि ये कई सारे पर्सन को क्या कर रहा है, यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पर्सनल अकाउंट के अंदर कई सारे लोग रिप्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही अगर कोई इनकम है, कोई आपकी इनकम है, तो वो कहां जाती है, वो नॉमिनल अकाउंट में जाती है। लेकिन इस इनकम के आगे या पीछे अगर कोई वर्ड लग गया, जैसे कि प्रीपेड इनकम या फिर एक्रूड इनकम, तो उसको इसमें, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस या फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब कुछ भी आपके एक्सपेंस वर्ड के आगे पीछे लग जाएगा, मतलब वो ट्रांजैक्शन है जो कि अभी खत्म नहीं हुआ, या तो आपने आगे का पहले कर लिया है या फिर आप अभी का भविष्य में करोगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसका मतलब क्या है कि आप भविष्य में सैलरी चुकाओगे, और प्रीपेड सैलरी हो जाएगा मतलब ये अभी की सैलरी नहीं है, भविष्य की थी। तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि बताओ कितने पर्सन है जिसकी आपने सैलरी प्रीपेड कर दी, पहले ही पे कर दी, ऐसे कितने लोग हैं। तो मतलब क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव में वो लोग आते हैं जो नॉमिनल से बच जाते हैं, मतलब कि नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस और इनकम आते हैं, लेकिन किसी भी एक्सपेंस और इनकम के आगे और पीछे अगर कोई वर्ड लग जाएगा तो वो नॉमिनल अकाउंट से उठ के कहां आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि वो फिर कई पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने लगेंगे।
उस अकाउंट के जरिए, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो सकता है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट हो सकता है, प्रीपेड रेंट अकाउंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। मतलब कोई भी एक्सपेंस के आगे पीछे कोई वर्ड लगाना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हो और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, एक ही मतलब है। बट वो अब एक्सपेंस नहीं रहा, वो एक अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन हो गई, उसमें कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके अंदर पर्सनल अकाउंट का यहां पे भूमिका अदा की जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर उसको कवर किया जाएगा। क्या कहा जा रहा है? When an account represent a particular person or group of persons, it is termed as representative personal account. For example, if the salary for the month of December are not paid to the employees, दिसंबर की सैलरी नहीं दी गई, तो उस केस को आप उसको कहां लिखोगे? उसको आप लिखोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर, और उन सभी इंप्लॉइज का जो ये पैसा है ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। अगला है दिस इज Therefore termed as representative personal account. अदर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपका प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, तो इंश्योरेंस पे मत जाओ आप, इंश्योरेंस अकाउंट तो एक प्रकार का एक्सपेंस है, इसके आगे प्रीपेड लग गया इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव बन गया। एक्रूड इंटरेस्ट ये एक प्रकार का इनकम है लेकिन एक्रूड लग गया इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव बन गया। अनअर्न्ड कमीशन, कमीशन आपकी एक प्रकार की इनकम है लेकिन इसके पहले अनअर्न्ड लग गया इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव में आ गया। तो मोटा मोटा क्रक्स ये है कि कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम के आगे पीछे कोई वर्ड लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने लगता है कई सारे पर्संस को, इसलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में लेके आते हैं। अब इतनी बातें हमने देख ली पर्सनल की। नेचुरल के अंदर जो बिल्कुल नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, आर्टिफिशियल के अंदर जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है बट ह्यूमन बीइंग की तरह से काम करता है, कोई भी फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह इसके अंदर कवर हो जाती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि कोई भी एक्सपेंस जो कि आपने पे नहीं किया है, ज्यादा पे कर दिया, मतलब अनसेटल्ड एक्सपेंस या फिर अनसेटल्ड इनकम है, तो वो कहां पे दर्शाया जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि उस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर बहुत सारे पर्सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है।